न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश की खबरों की ओर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। भारत ने भाप लिए थे पाकिस्तान के नापाक इरादे, गोल्डन टेम्पल पर हमले को ऐसे किया नाकाम। ऑपरेशन सिंदूर पर बने डेलीगेशन पर तनख्वाह का तीखा दर्ज। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर आपत्तिजनक टिप्पणी। दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में भीषण आग मची, अफरा-तफरी। तो खबरें विस्तार से। भारत ने भांप लिए थे पाकिस्तान के नापाक इरादे, गोल्डन टेम्पल पर हमले को ऐसे किया नाकाम। आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान ने 6-7 मई को भारत पर ड्रोन के जरिए हमला किया। उसके इस हमले को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, गुजरात और पंजाब के शहरों को निशाना बनाना चाहता था। उसके हर मंसूबे पर पानी फेर दिया गया। अब भारतीय सेना ने बताया है कि कैसे उसने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल और शहरों की रक्षा की है, साथ ही साथ किस तरह से पाकिस्तान की मिसाइलों को धराशायी कर दिया गया। इसके लिए उन्होंने डेमो भी दिया। पंजाब के अमृतसर में भारतीय सेना ने एक डेमो दिखाया है कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली L-70 एयर डिफेंस गन सहित भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाया। साथ ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से दागे गई मिसाइलों का मलबा दिखाया, जिन्हें भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए रोका गया और मार गिराया गया। उन्होंने कहा है कि इस हमले के लिए हम पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि हमने इसकी आशंका जताई थी और हमारे बहादुर और सतर्क आर्मी एयर डिफेंस गनर्स ने पाकिस्तानी सेना के नापाक इरादों को विफल कर दिया और गोल्डन टेम्पल पर टारगेटेड सभी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान ने 6-7 मई को भारत पर ड्रोन के जरिए हमला किया। उसके इस हमले को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, गुजरात और पंजाब के शहरों को निशाना बनाना चाहता था। उसके हर मंसूबे पर पानी फेर दिया गया। अब भारतीय सेना ने बताया है कि कैसे उसने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल और शहरों की रक्षा की है, साथ ही साथ किस तरह से पाकिस्तान की मिसाइलों को धराशायी कर दिया गया। इसके लिए उन्होंने डेमो भी दिया। पंजाब के अमृतसर में भारतीय सेना ने एक डेमो दिखाया है कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली L-70 एयर डिफेंस गन सहित भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाया। साथ ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से दागे गई मिसाइलों का मलबा दिखाया, जिन्हें भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए रोका गया और मार गिराया गया। उन्होंने कहा है कि इस हमले के लिए हम पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि हमने इसकी आशंका जताई थी और हमारे बहादुर और सतर्क आर्मी एयर डिफेंस गनर्स ने पाकिस्तानी सेना के नापाक इरादों को विफल कर दिया और गोल्डन टेम्पल पर टारगेटेड सभी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान ने 6-7 मई को भारत पर ड्रोन के जरिए हमला किया। उसके इस हमले को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, गुजरात और पंजाब के शहरों को निशाना बनाना चाहता था। उसके हर मंसूबे पर पानी फेर दिया गया। अब भारतीय सेना ने बताया है कि कैसे उसने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल और शहरों की रक्षा की है, साथ ही साथ किस तरह से पाकिस्तान की मिसाइलों को धराशायी कर दिया गया। इसके लिए उन्होंने डेमो भी दिया। पंजाब के अमृतसर में भारतीय सेना ने एक डेमो दिखाया है कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली L-70 एयर डिफेंस गन सहित भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाया। साथ ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से दागे गई मिसाइलों का मलबा दिखाया, जिन्हें भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए रोका गया और मार गिराया गया। उन्होंने कहा है कि इस हमले के लिए हम पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि हमने इसकी आशंका जताई थी और हमारे बहादुर और सतर्क आर्मी एयर डिफेंस गनर्स ने पाकिस्तानी सेना के नापाक इरादों को विफल कर दिया और गोल्डन टेम्पल पर टारगेटेड सभी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। I think this was fell down around Jalandhar now.
रुको अपरे भाई छेती महाराज वो बाइट अपने वेले हो यही काम करनी है। चलो वो रुक जाए। ये तो अभी जलंधर में और किसी के साथ नहीं फील्ड बुकिंग चाहिए। 100 किलोमीटर की मिसाइल है बता अपनी रॉकेट के साथ मेरे पास पार्टी तो यही है। This is the battery which is placed inside with this. This says इसका power कितना है. So this is its use when you test and the different ICs are इनका there's a different basically sir it has been assembled by fabrication but जो parts हैं अलग-अलग जगह से आने वाले like I already mentioned in USA has been something ये मैंने अजनाला में देखा था गिरा था सबसे पहले अजनाला में भी गिरा था ये अलग-अलग जगह पे अलग-अलग ऊंची बसी अजनाला खासा तो एयरफोर्स वाले आए थे। राउंड की बेल्ट दिखानी महेंद्र हेल्प कर दे साहब की बस एक इधर से लगा दो। आप एक और आ जाओ यहाँ बंदा पोस्ट एक भगवान रुक जाओ। मैसेज मिल गया
अराउंड पूरा 360 टिकट हो गया। ओके खाना करोड़ रुपये ही है। नहीं तो खड़ा करना चाहिए। बस 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो मार्का नजर ना आए बस। डन 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 डन। अरे ये टैग नंबर लिखा इस पे तो मैं बोल दो बस। मैं ले नहीं रहा इस पे यार बताया भी था टैग नंबर। किस पे किस पे इस पे मिसाइल के ऊपर। अरे नहीं ये तीन वो मैंने काट दिया, वो काट ही दिया, काट दिया ना। हाँ। बढ़ते अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर पर बने डेलीगेशन पर तनख्वाह का तीखा तंज। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को उजागर करने के लिए केंद्र सरकार ने 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन गठित किए हैं जो विभिन्न देशों में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई बताएंगे, लेकिन इस डेलीगेशन में कश्मीरी पंडित समुदाय का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं किया गया, जिसे लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने न केवल सरकार को घेरा है बल्कि विपक्ष से भी सवाल उठाते हुए इस चयन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भारत सरकार द्वारा घोषित प्रतिनिधिमंडल की लिस्ट में AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के शशि थरूर जैसे नेताओं को शामिल किया गया है, जो अक्सर सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते रहे। लेकिन कश्मीरी पंडित समुदाय की अनुपस्थिति पर विवेक तनखा का सवाल हैरान करता है। उन्होंने इसे एक भूली हुई प्रजाति की उपेक्षा बताया और कहा कि जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दे पर इस समुदाय की आवाज क्यों नहीं सुनी गई, यह बेहद ही गंभीर प्रश्न है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन की घोषणा की है, जिनका उद्देश्य पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क और सेना की मिली भगत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करना है। इन डेलीगेशन में विभिन्न दलों के 51 सांसदों और पूर्व मंत्रियों को जगह भी दी गई। वही विवेक तनखा ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह सराहनीय कदम है कि भारत दुनिया को पाकिस्तान की सच्चाई दिखाएगा, लेकिन प्रतिनिधिमंडल की लिस्ट एक तरफा और सत्ता के पसंदीदा लोगों से भरी हुई। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को उजागर करने के लिए केंद्र सरकार ने 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन गठित किए हैं जो विभिन्न देशों में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई बताएंगे, लेकिन इस डेलीगेशन में कश्मीरी पंडित समुदाय का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं किया गया, जिसे लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने न केवल सरकार को घेरा है बल्कि विपक्ष से भी सवाल उठाते हुए इस चयन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भारत सरकार द्वारा घोषित प्रतिनिधिमंडल की लिस्ट में AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के शशि थरूर जैसे नेताओं को शामिल किया गया है, जो अक्सर सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते रहे। लेकिन कश्मीरी पंडित समुदाय की अनुपस्थिति पर विवेक तनखा का सवाल हैरान करता है। उन्होंने इसे एक भूली हुई प्रजाति की उपेक्षा बताया और कहा कि जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दे पर इस समुदाय की आवाज क्यों नहीं सुनी गई, यह बेहद ही गंभीर प्रश्न है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन की घोषणा की है, जिनका उद्देश्य पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क और सेना की मिली भगत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करना है। इन डेलीगेशन में विभिन्न दलों के 51 सांसदों और पूर्व मंत्रियों को जगह भी दी गई। वही विवेक तनखा ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह सराहनीय कदम है कि भारत दुनिया को पाकिस्तान की सच्चाई दिखाएगा, लेकिन प्रतिनिधिमंडल की लिस्ट एक तरफा और सत्ता के पसंदीदा लोगों से भरी हुई। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को उजागर करने के लिए केंद्र सरकार ने 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन गठित किए हैं जो विभिन्न देशों में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई बताएंगे, लेकिन इस डेलीगेशन में कश्मीरी पंडित समुदाय का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं किया गया, जिसे लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने न केवल सरकार को घेरा है बल्कि विपक्ष से भी सवाल उठाते हुए इस चयन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भारत सरकार द्वारा घोषित प्रतिनिधिमंडल की लिस्ट में AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के शशि थरूर जैसे नेताओं को शामिल किया गया है, जो अक्सर सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते रहे।
लेकिन कश्मीरी पंडित समुदाय की अनुपस्थिति पर विवेक तनखा का सवाल हैरान करता है। उन्होंने इसे एक भूली हुई प्रजाति की उपेक्षा बताया और कहा कि जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दे पर इस समुदाय की आवाज क्यों नहीं सुनी गई। यह बेहद ही गंभीर प्रश्न है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन की घोषणा की है, जिनका उद्देश्य पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क और सेना की मिलीभगत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करना है। इन डेलीगेशन में विभिन्न दलों के 51 सांसदों और पूर्व मंत्रियों को जगह भी दी गई। वहीं विवेक तनखा ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह सराहनीय कदम है कि भारत दुनिया को पाकिस्तान की सच्चाई दिखाएगा, लेकिन प्रतिनिधिमंडल की लिस्ट एक तरफा और सत्ता के पसंदीदा लोगों से भरी हुई। A good move because you need to take the world into confidence, and the best way is always to send your political leaders and experts to meet across the world. So it's a good move, it's a laudable initiative, but I get a feeling that the composition looks a little impacted by my favorites, and that shouldn't be, because if you're working for the country, you should be looking for the best composition, number one. But anyway, each one of them is an experienced person, so I have nothing against anybody. But I have one caveat in this, and the caveat is the conflict area is Kashmir. And where did the conflict start? With the Kashmiri Pandits being driven out of Kashmir? There's not even one Kashmiri Pandit in the entire delegation. What is the message that you're giving to the Kashmiri Pandits and to the world? That they're extinct? They don't matter? Or you've forgotten them? You only talk of them through films? Or you talk of them when it comes to collecting votes? Otherwise, you are in no dialogue with them. They are not part of your effort to bring normalcy. बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर आपत्तिजनक टिप्पणी सपा मीडिया सेल के खिलाफ एफआईआर। समाजवादी पार्टी की ओर से एक्स हैंडल पर यूपी की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर की गई आपत्तिजनक डीएनए टिप्पणी पर उनके खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई। भाजपा के लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। उनका आरोप है कि पोस्ट में डिप्टी सीएम की दिवंगत मां के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बातें थी, जो समाजवादी पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। पुलिस शिकायत के अनुसार सोशल मीडिया पर किए गए विवादास्पद पोस्ट में कथित तौर पर डिप्टी सीएम के परिवार के डीएनए को अपमानजनक तरीके से निशाना बनाया गया था। उन्होंने कहा कि पोस्ट का उद्देश्य समाज में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ाना था और यह एक सम्मानित व्यक्तित्व का अपमान करके देश की एकता पर हमला था। उनके वकील प्रशांत सिंह अटल ने कहा है कि हमने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मीडिया सेल प्रमुख अखिलेश यादव से माफी मांगने को कहा है। उन्होंने कहा है कि हल्की बातें करके सारी मर्यादाएं तोड़ी गई है, पोस्ट को हटाया जाना चाहिए और सार्वजनिक माफी मांगी जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी की ओर से एक्स हैंडल पर यूपी की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर की गई आपत्तिजनक डीएनए टिप्पणी पर उनके खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई। भाजपा के लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। उनका आरोप है कि पोस्ट में डिप्टी सीएम की दिवंगत मां के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बातें थी, जो समाजवादी पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। पुलिस शिकायत के अनुसार सोशल मीडिया पर किए गए विवादास्पद पोस्ट में कथित तौर पर डिप्टी सीएम के परिवार के डीएनए को अपमानजनक तरीके से निशाना बनाया गया था। उन्होंने कहा कि पोस्ट का उद्देश्य समाज में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ाना था और यह एक सम्मानित व्यक्तित्व का अपमान करके देश की एकता पर हमला था। उनके वकील प्रशांत सिंह अटल ने कहा है कि हमने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मीडिया सेल प्रमुख अखिलेश यादव से माफी मांगने को कहा है। उन्होंने कहा है कि हल्की बातें करके सारी मर्यादाएं तोड़ी गई है, पोस्ट को हटाया जाना चाहिए और सार्वजनिक माफी मांगी जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी की ओर से एक्स हैंडल पर यूपी की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर की गई आपत्तिजनक
डीएनए टिप्पणी पर उनके खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई। भाजपा के लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। उनका आरोप है कि पोस्ट में डिप्टी सीएम की दिवंगत मां के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बातें थी, जो समाजवादी पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। पुलिस शिकायत के अनुसार सोशल मीडिया पर किए गए विवादास्पद पोस्ट में कथित तौर पर डिप्टी सीएम के परिवार के डीएनए को अपमानजनक तरीके से निशाना बनाया गया था। उन्होंने कहा कि पोस्ट का उद्देश्य समाज में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ाना था और यह एक सम्मानित व्यक्तित्व का अपमान करके देश की एकता पर हमला था। उनके वकील प्रशांत सिंह अटल ने कहा है कि हमने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मीडिया सेल प्रमुख अखिलेश यादव से माफी मांगने को कहा है। उन्होंने कहा है कि हल्की बातें करके सारी मर्यादाएं तोड़ी गई है, पोस्ट को हटाया जाना चाहिए और सार्वजनिक माफी मांगी जानी चाहिए। जी ने भी उस पर अपनी टिप्पणी करी, अखिलेश यादव भी उस ट्विटर वॉर में शामिल हुए, उन्होंने भी अपना स्पष्टीकरण दिया और बात को संभालने की कोशिश की। अभी क्या स्थिति है? बताया जा रहा है कि एक लीगल नोटिस दिया गया, क्या कुछ है पूरा? देखिए, बहुत गैर जिम्मेदाराना और बहुत गिरी हुई हरकत थी और इस तरह की बातें सार्वजनिक जीवन में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस स्तर पे लोग आ गए हैं और इसीलिए आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के से बातचीत हुई और मैंने मानहानि का मुकदमा किया और उनसे कहा है अखिलेश यादव जी को और वहां के प्रदेश अध्यक्ष को और मीडिया सेल के हेड को कि आप अनकंडीशनल माफी मांगिए कि ये हमसे गलती हुई, उन ट्वीट्स को रिमूव करिए, फर्दर ऐसे ट्वीट्स न करिए, अदरवाइज हमको डिफेमेशन का मुकदमा सिविल और क्रिमिनल उनके खिलाफ करना पड़ेगा और उसके बाद अदालत के द्वारा उनको खींच के जब ये किया जाएगा, क्योंकि अमर्यादा की सारी सीमाएं उन्होंने लांघ गए थे। क्या कुछ इसमें प्रमुख बिंदु रखे गए हैं? जैसे कि प्रमुख बिंदु यह है कि जिस तरह की अनर्गल बातें की गई है उससे एक ब्रजेश पाठक जी उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पद पर हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, सार्वजनिक जीवन में वो पिछले 3-4 दशकों से रहे हैं, शुचिता का उनका जीवन रहा है। इस ढंग की हल्की बात करके सारी मर्यादाएं तोड़ी गई है, वो उचित नहीं है। आपने इसमें बताया कि इसमें 3 प्रमुख बिंदु आपने रखे हैं, कौन कौन से बिंदु हैं? एक बिंदु ये है कि आप उसको डिलीट करिए, दूसरा सार्वजनिक माफी मांगिए, फर्दर ऐसे ट्वीट न करिए और अगर 15 दिन का टाइम दिया है उनको, अगर वो नोटिस प्राप्त होने के आज रजिस्ट्री हो गई है जीपीओ से और अगर 15 दिन के अंदर वो माफी नहीं मांगते हैं, पब्लिक अपॉलॉजी, प्राइवेट नहीं कि जाके ब्रजेश पाठक जी से मिलकर मांग ले, तो पब्लिक अपॉलॉजी नहीं मांगते हैं तो निश्चित रूप से इसमें हम मानहानि का मुकदमा करेंगे, सिविल और क्रिमिनल दोनों। बढ़ती अगली खबर क्या? दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में भीषण आग मची, अफरा तफरी। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में कपड़े की दुकान में रविवार शाम को भीषण आग लग गई। घटना की सूचना दमकल को दी गई और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। आग लगने की वजह सामने नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक सरोजनी नगर मेन मार्केट में शॉप नंबर 32 में देर शाम अशोक गंगवानी की साड़ियों की दुकान में आग लग गई। घटना के 15 मिनट बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और 25 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। संभवतः आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, इसकी जांच की जाएगी। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में कपड़े की दुकान में रविवार शाम को भीषण आग लग गई। घटना की सूचना दमकल को दी गई और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। आग लगने की वजह सामने नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक सरोजनी नगर मेन मार्केट में शॉप नंबर 32 में देर शाम अशोक गंगवानी की साड़ियों की दुकान में आग लग गई। घटना के 15 मिनट बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और 25 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। संभवतः आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, इसकी जांच की जाएगी। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में कपड़े की दुकान में रविवार शाम को भीषण आग लग गई। घटना की सूचना दमकल को दी गई और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। आग लगने की वजह सामने नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक सरोजनी नगर मेन मार्केट में शॉप नंबर 32 में देर शाम अशोक गंगवानी की साड़ियों की दुकान में आग लग गई। घटना के 15 मिनट बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और 25 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। संभवतः आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, इसकी जांच की जाएगी। मामला यह था कि हमारे को 21:27 यानी 9:27 को कॉल मिली है। जैसे हम यहाँ आए तो हमारे को साड़ी की जो दुकान है ना, आपने देखा होगा ऊपर नीचे सारी दुकान है ये, तो साड़ियों की दुकानों में ये आग थी। अब किस चीज से लगी है तो थोड़ा सा देखने का विषय है। कोई ट्रेजरी वगैरह यहाँ है नहीं। हमारे 5 टेंडर है यहाँ पर। टेंडर कितने टोटल 5 है। ठीक है। आग काबू में है। आग बुझ गई है? हाँ, लगभग बुझ गई है।
कोई किसी को भी नहीं, कोई किसी को चोट वोट नहीं है, सब सेफ मामला है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। ठीक है। लाइट तो सही देना, अलग से मिल जाते हैं क्या? हाँ हाँ, गाँव में लेना। हाँ, बढ़ती अगली खबर क्यों, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर महबूबा मुफ्ती का निशाना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार द्वारा गठित सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर देश की राजनीतिक पार्टियों द्वारा अलग अलग सवाल उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस प्रतिनिधिमंडल की चयन प्रक्रिया को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यदि इस विषय पर संसद में विशेष सत्र बुलाया जाता है तो यह फैसला अधिक लोकतांत्रिक और सर्वमान्य होता। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए इसे एक तरफा और अपारदर्शी करार दिया। वहीं सांसदों को विदेश भेजने की पहल को उन्होंने कूटनीतिक रूप से एक सही कदम भी बताया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह निर्णय अगर संसद में चर्चा के बाद लिया गया होता तो अधिक मजबूत होता। उन्होंने सरकार की प्रक्रिया को अपारदर्शी बताया और कहा है कि विपक्ष को साथ लिए बिना इस तरह के प्रयास लंबे समय तक प्रभावी नहीं हो सकते। उन्होंने हालांकि यह भी स्वीकार किया है कि दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि समझाने के लिए पहल जरूरी है। मुफ्ती साहब की वजह से हमें बहुत कुछ मेहनत है। अब हम जहाँ इनको बोलते हैं ना, हमें आगे से मजाक करते हैं। मुफ्ती साहब ने हमें बहुत कुछ दिया था। मुफ्ती साहब ने हमारे बोले नहीं बतलाए थे, कुछ नहीं बतलाए थे। यहाँ आगे बदल पड़ गए। मुफ्ती साहब की वजह से हम सब कुछ बचे थे। दे रहे हैं, कोई 5,000 डालता है, कोई 6,000। इसके बारे में कोई नहीं है, हमें तहसीलदार साहब और आईसीएम साहब ने रात को किया है। जी जी जी, यहाँ बात करना चाहिए। ये हमें मेहरबानी होगी कि हमें बना कर देना चाहिए। वक्त हो
चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरी सहयोगी मयूरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।